Hello students, my name is Waqar Haider. I am from VMC विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2025 का फिजिक्स का पेपर 1। चलिए, बड़ा ही मजेदार पेपर है, बहुत मजा आने वाला है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए तो क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के inside a ring of radius capital R or capital R greater than small r as shown in the figure. The other end of the spring is attached on the periphery of the ring. Both the ring and the disc are in the same vertical plane. The disc can only roll along the inside periphery of the ring. मतलब कि अंदर ही रोल कर सकती है डिस्क विदाउट स्लिपिंग, यानी फ्रिक्शन भी है और वो फिसल भी नहीं रही है। तो द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। तो स्प्रिंग को रिंग के अंदर से पिरोया गया है ताकि वो उसके अलोंग ही चल सके, मतलब स्ट्रेट ना हो सके, कॉर्ड के अलोंग ना जा सके। फॉलोइंग द हुक्स लॉ, और हुक लॉ को भी वो फॉलो करेगा। तो इन इक्विलिब्रियम द डिस्क इज एट द बॉटम ऑफ द रिंग। शुरुआत में जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहां पे जो आपकी डिस्क है वो बॉटम पे है। और assuming a small displacement of the disk, the time period of oscillation of center of mass of the disk is written as t is equal to 2 pi by omega. The correct expression for omega is, omega के लिए सही एक्सप्रेशन क्या होगा? तो देखो बच्चों, ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी डिस्क है वो थोड़ा सा एंगल चल गई है और ये एंगल थीटा है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं बड़ा सा करके। तो देखो, ये हो गई हमारी रिंग, और ये हो गई वर्टिकल लाइन, और ये हो गई आपकी डिस्क। एज्यूम करना है कि ये एंगल छोटा है, द थीटा इज स्मॉल। अब इसमें कुछ हमें पॉजिटिव डायरेक्शंस एज्यूम करनी पड़ेंगी, जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी डिस्क है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ये डिस्क की वेलोसिटी है और ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो यूजुअली जिधर वेलोसिटी और जिधर ओमेगा है उसी को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं हम, और उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी देते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, जिसको कि मैं कह रहा हूं x। तो x को भी पॉजिटिव मानना है, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव होगा। वेलोसिटी भी इधर है, पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज चलते हुए ओमेगा आपका पॉजिटिव है। तो यानी क्लॉकवाइज का मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये पॉजिटिव एंगुलर वेलोसिटी है, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव ओमेगा। तो अब हम इसकी इक्वेशंस लिखेंगे, देखिएगा। तो इक्वेशंस लिखने के लिए मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं। तो देखो, ये ऐसे हो गया। अब यहां पर कौन सा फोर्स है? ये है mg साइन थीटा। यहां पर है mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। यहां पर है नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर है एक फोर्स और जो कि है kx। अब फ्रिक्शन की बात जहां तक है तो आप फ्रिक्शन किधर को भी लगा लो। तो मान लो ये ऐसे घूम रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, सपोज किधर भी ले सकते हैं हम। तो अगर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है तो इसमें एंगुलर रिटार्डेशन आएगा, तो वो तो आना ही चाहिए, तभी तो रुकेगा वो। ठीक है, अब हम इक्वेशंस लिखते हैं। तो इक्वेशंस लिखने के लिए हमारे पास ये जगह है, देखिएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स, जो कि होगी, तो क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। तो हमारा mg साइन थीटा नेगेटिव हुआ, kx भी नेगेटिव हुआ, f पॉजिटिव हुआ। तो माइनस mg साइन थीटा माइनस kx प्लस f इज इक्वल टू ma। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। तो फ्रिक्शन मैंने लगाया है ऊपर की तरफ, लेट मी यूज डिफरेंट कलर ताकि दिख जाए। ये फ्रिक्शन हो गया, तो सेंटर के अबाउट ही ले लेंगे अदरवाइज। हालांकि बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ता है, बट छोड़ो। तो सेंटर के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा?
तो लिखा जाएगा माइनस का एफ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब अगर प्योर रोलिंग हो रही है इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी कोई बॉडी अगर प्योर रोलिंग कर रही है और उसका एक्सेलेरेशन इधर है और अल्फा ऐसे है, तो उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक एक्सेलेरेशन होगा आगे की तरफ ट्रांसलेशन मोशन से, और एक होगा पीछे की तरफ स्मॉल आर इंटू अल्फा। और क्योंकि ये नेट एक्सेलेरेशन होना चाहिए 0, अदरवाइज तो ये पॉइंट मतलब एक्सेलेरेट करेगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, पर इसकी तो वेलोसिटी 0 ही रहती है। तो आर अल्फा को एक इक्वल डाल देंगे, तो एक तो आर से हम आर कैंसिल कर देते हैं और एक आर अल्फा को हम ए डाल देते हैं, तो माइनस का एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू आर अल्फा विच इज ए। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, ये एफ वाली इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी और मुझे मिलेगी जो इक्वेशन मुझे मिलेगी वो मैं यहां पे लिख देता हूं देखिए, माइनस एम जी साइन थीटा माइनस के एक्स इज इक्वल टू 3/2 एम ए। तो माइनस एम जी साइन थीटा माइनस के एक्स इज इक्वल टू 3/2 एम ए, ये इक्वेशन मिली मुझे ए। तो अब साइन थीटा किसको लिखेंगे हम, तो साइन थीटा को हम थीटा ले लेंगे और थीटा को हम टेन थीटा ले लेंगे। इसी पेज में देखो, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड बस थीटा ही लेंगे, तो थीटा को हम x बाई क्या लिखेंगे, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है r और ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल r। तो अगर ऐसा हुआ तो जो ये जो हमारा सेक्टर बन रहा है इसकी जो रेडियस हो गई वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो गई। तो थीटा को आप लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो वापस से पुट करते हैं, तो माइनस एम जी एक्स बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r माइनस के एक्स इज इक्वल टू 3/2 एम ए। अभी डायग्राम के ऊपर लिखा जा रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम a को ऐसे लिख लेंगे, a इज इक्वल टू, देखो पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड करो और 2/3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2/3 माइनस तो रहेगा ही इंटू g बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस k बाई m इंटू एक्स। ये माइनस साइन आप देख सकते हो क्यों आ गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, a इज इक्वल टू -2/3। माइनस को थोड़ा बड़ा करना था तो a को मैं थोड़ा पीछे ले आया। अब ये जो इक्वेशन है ये परफेक्ट इक्वेशन है लीनियर एसएचएम की, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम जो कि है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो आप देख सकते हो कि ये चीज जो है वो इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू जी बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस के बाई एम। येलो में काफी क्लीन दिख रहा है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 2/3 जी बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस के बाई एम। तो ये ऐसे आपका इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके भी कर सकते हैं, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लेना होगा तो वो भी मैं इक्वेशन बना देता हूं आपको, देखो। तो इसमें एम जी साइन थीटा का टॉर्क आएगा एम जी साइन थीटा को मैं सीधे लिख देता हूं थीटा, और थीटा को मैं लिख देता हूं एक्स बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू स्मॉल r और फिर आपका के एक्स प्लस के एक्स इंटू स्मॉल r। तो ये जो दोनों टॉर्क हैं ये आपके इस तरफ डेवलप हुए ऐसे, तो दोनों नेगेटिव टॉर्क हो गए, तो नेगेटिव टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आई इज एक्चुअली 3/2 m r स्क्वायर इंटू अल्फा। ओके, तो एक्चुअली इसमें हम थीटा की जरूरत नहीं करेंगे, या फिर आर अल्फा को ए डाल लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। तो माइनस एम जी, एक आर को तो काट ही देते हैं, इस आर अल्फा को ए डाल देते हैं, एम जी बाई
कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस K इंटू x इज इक्वल टू 3/2 ma। तो आप देख सकते हो वही इक्वेशन आ गई। तो मुझे लगता है कि आप यहां तक समझ गए। तो अब देखिए ये आंसर जो हमारा ऑप्शन बना है वो बना है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ पार्टिकल ऑफ मास 2m collides with another particle of mass m which is initially at rest. Assuming the collision to be perfectly elastic, the maximum angular deviation of the heavier particle as shown in figure in radian is। तो एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है, वो कोलाइड कर रहा है विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास m। जो दूसरा वाला पार्टिकल m मास वाला है वो रेस्ट पे है। तो एज्यूम करना है कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि इसका मोमेंटम p है, इसका मोमेंटम p1 है और इसका मोमेंटम p2 है। तो ये तो लिखा ही जा सकता है कि जो p वेक्टर है वो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि p2 वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। अब ध्यान से देखो कि p वेक्टर ये रहा और आपका p1 वेक्टर ये रहा। तो p1 वेक्टर और p वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हमको दिया हुआ है। तो यहां पे p2 का मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना है, मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं लिख सकता हूं कि p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस p1 का स्क्वायर माइनस 2p इंटू p1 इंटू कॉस थीटा। ये मैं इक्वेशन लगा सकता हूं। तो देखिएगा बच्चों, p2 की वैल्यू हो जाएगी, p2 का ये तो हो गया। तो अब ये हमारी इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या है कि हमें दिया हुआ है कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो क्यों ना हम एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएं। एनर्जी कंजर्वेशन इन द सेंस कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन के इक्वल ही होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन है p स्क्वायर बाई 2 इंटू 2m और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन है p1 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2m प्लस p2 स्क्वायर बाई 2 इंटू m ओनली। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2m से। तो ये आता है p स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर बाई 2 प्लस p स्क्वायर p2 स्क्वायर। तो p2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आती है p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर बाई 2। अब ये वाला p2 स्क्वायर और ये वाला p2 स्क्वायर हम कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, देखो, p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2p1 इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2p1 स्क्वायर माइनस 4p1 इंटू कॉस थीटा। तो इसको अगर मैं ढंग से लिख लूं तो 0 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 3p1 स्क्वायर माइनस 4p1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब ये देखा जाए तो क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में p तो हमारा नोन ही है, तो p1 अननोन है। तो 3p1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू p कॉस थीटा इंटू p1 और प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने बताया था कि p तो हमारा नोन है, यही अननोन है। तो p1 की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? क्या p1 की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर क्या p1 की वैल्यू वर्चुअल हो सकती है?
तो वर्चुअल तो एटलीस्ट नहीं हो सकती। तो अगर वर्चुअल नहीं हो सकती तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होने चाहिए। तो रूट्स तो रियल तभी होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि 4p cos थीटा का जो होल स्क्वायर है वो बड़ा होना चाहिए 3 इंटू 4 इंटू 4ac से, 4 इंटू 3 इंटू पी स्क्वायर से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा होना चाहिए 12p स्क्वायर से, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा होना चाहिए 12/16 जो कि 3/4 बन जाता है, यानी कि कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए √3/2 से, यानी कि आप लिख सकते हो कि कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए कॉस π/6 से। तो अब ये तो रिवर्स चलता है, रिवर्स इन द सेंस डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू π/6, क्योंकि अगर मान लो 0 हुआ, cos 0 1 हो गया ना, तो 1 तो बड़ा हो गया ना फिर cos π/3 से, तो थीटा को π/6 से छोटा होना चाहिए। तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आई, थीटा मैक्स, वो आई, थीटा मैक्स जो आया वो आया π/6। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट कि हमें थीटा मैक्स निकालना था, तो वो π/6 यानी डी आंसर आ जाता है। तो होपफुली आप समझ गए। बट इसका एक और मेथड भी है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, तो वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। तो देखिए, ये मान लीजिए 2m मास का पार्टिकल है जो कि u वेलोसिटी से जा रहा है, और ये m मास का पार्टिकल है जो कि रेस्ट में है। तो हम इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे vcm, तो वो आ जाएगी 2mu + 0/3m विच इज 2u/3। अब हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम चले गए तो इसके पास वेलोसिटी बचेगी u/3 और इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी 2u/3। तो क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी में से माइनस करनी होती है, तो u में से 2u/3 माइनस करेंगे u/3 और 0 में से 2u/3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2u/3। अब ये 2m मास है और ये m मास है, तो इसका नेट मोमेंटम हुआ 2mu/3, इसका भी 2mu/3, नेट मोमेंटम 0। तो टक्कर से पहले भी 0, टक्कर के बाद भी 0। अब टक्कर के बाद पता नहीं कौन किस डायरेक्शन में चलेगा, तो मान लो ये चलेगा इधर और ये चलेगा इधर, लेकिन अपोजिट चलेंगे, ये बात पक्की है, और वेलोसिटीज जस्ट रिवर्स हो जाएंगी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो ये 2u/3 और ये u/3। अब हमें ये नहीं पता कि ये वाला एंगल कितना है, मान लो ये एंगल फाई है, तो या फिर ये 180 - 5 हुआ, जो भी है, हमें एंगल नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं। अब हम वापस ग्राउंड के फ्रेम में जाएंगे, तो ग्राउंड के फ्रेम में जाएंगे तो हम इसको एक वेलोसिटी दे देंगे, वो वेलोसिटी होगी 2u/3, इसको भी देंगे 2u/3। तो इस 2u/3 और इस 2u/3 का रिजल्टेंट जो m मास है उसकी नेट वेलोसिटी होगी, ऐसे ही 2m की भी नेट वेलोसिटी इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगी। तो जो हमारे पास ये वाला वेक्टर है 2u/3, ये तो फिक्स ही है। दूसरा वाला जो वेक्टर है 2u/3, वो किस डायरेक्शन में हो ताकि नेट एंगल मैक्सिमम बने। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको सेंटर मान के और u/3 को रेडियस मान के एक सर्कल बनाता हूं। तो अगर u/3 मैं इस डायरेक्शन में रखूं तो जो नेट एंगल है वो ये बनेगा, इस डायरेक्शन में रखूं तो नेट एंगल और छोटा बनेगा, इस डायरेक्शन में रखूं तो नेट एंगल बड़ा बनेगा। तो अब मैं तो चाहता हूं बड़ा एंगल बने, तो बड़ा एंगल तब बनेगा, यानी इस पॉइंट से इस लाइन का बड़ा एंगल तब बनेगा जब ये जो डायरेक्शन है ये इस पे टेंजेंट हो। तो इसका मतलब मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए, इस पे टेंजेंट डाल देते हैं, तो ये टेंजेंट आ गई, तो ये वाला वेक्टर u/3 हुआ और ये एंगल मैक्सिमम एंगल हुआ, यानी इस 2u/3 का और इस u/3 का रिजल्टेंट मैक्सिमम एंगल बनाएगा इस डायरेक्शन से। अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं तो x एक्सिस से, तो जाहिर सी बात है कि उस केस में अगर मैं साइन थीटा निकालूं, क्योंकि एंगल 90 हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन थीटा आप लिख सकते हो u/3 divided by 2u/3 which is half, so this gives me theta is equal to π/6, ये हो गया।
अब लेकिन अगर बाई चांस इसका मास ज्यादा होता, तो इसका मास ज्यादा होता तो तो उस केस में ये जो वेलोसिटी होती आपकी, है ना, इसका मास अगर ज्यादा होता तो जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी आती वो ज्यादा आ जाती, तो उसके चलते ये सर्कल बड़ा हो जाता, और बड़ा हो जाता तो फिर मैक्सिमम थीटा करने के लिए हम सीधा वेक्टर पीछे की तरफ लगा देते, तो उस केस में मैक्सिमम एंगल पाई बन जाता। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाई बाय 6। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, जरा देखिएगा। तो एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जो कि इनिशियली एक्सजेड प्लेन में है विद इट्स लोअर एज हिंज्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो जो इसका लोअर एज है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हिंज्ड है। ओनली only in the region y greater than 0 there is time dependent magnetic field pointing along z direction। मतलब इस डायरेक्शन में एक टाइम डिपेंडेंट फील्ड है। तो और उसकी खास बात यह है कि वो है बी टी इज इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी के कैप, वेयर बी नॉट इज अ कांस्टेंट। द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स। मतलब सिर्फ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाइट कैसे सेलेक्ट हो गया? सिर्फ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बी जीरो। यानी y ग्रेटर देन जीरो पे मैग्नेटिक फील्ड है, y लेस देन जीरो पे नहीं है। तो अब देखिए, वेयर बी नॉट इज अ कांस्टेंट, बी नॉट कॉस ओमेगा टी के कैप, द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स। At time is equal to 0, the loop starts rotating with constant angular speed omega about the x-axis. Conducting square loop initially lies in xz plane। तो xz plane मतलब ये वर्टिकल है, तो ये t is equal to 0 की कंडीशन है इसकी, और ये t is equal to t की कंडीशन है। तो इसके बाद तो ये क्लॉकवाइज घूमने लगता है, स्पीड ओमेगा अबाउट द एक्स एक्सिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज व्यूड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब इधर से अगर कोई देख रहा है तो उसको वो क्लॉकवाइज दिखेगा, एज शोन इन फिगर। तो इग्नोरिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप एंड ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ग्राफ हमारे ये हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, तो सबसे पहले चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी जेड डायरेक्शन, और हम लूप को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज अवर लूप। तो अब एक्स एक्सिस नहीं दिखेगी, नो नो नो, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज वाई। ये वाई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन नहीं दिखेगी क्योंकि एक्स डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई। और ये हमारा लूप है जिसने कि ओमेगा टी एंगल बनाया है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे ये यहां था, ये टाइम t इज इक्वल टू t पे इसकी पोजीशन है। तो अब हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं इस तरफ n कैप। तो जो हमारा एरिया है उसको हम लिख सकते हैं एरिया स्केलर इनटू n कैप। अब n कैप का एंगल क्या बनेगा, ध्यान देखिए, ये वाला एंगल भी ओमेगा टी बन जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा टी, ये 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी। तो हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया स्केलर इनटू में n कैप लिखने के लिए हम लिखेंगे cos of omega t into minus j cap and sin of omega t into में k cap. So this is the area vector. तो और अच्छे से लिख लेता हूं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू a इंटू में माइनस कॉस ओमेगा टी j कैप प्लस साइन ओमेगा टी इंटू k कैप। आई होप इट इज फाइन। अब वापस आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो B इज इक्वल टू बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू के कैप। तो अब हम फ्लक्स निकालेंगे, व्हाट इज द फ्लक्स। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन आएगा बी नॉट इंटू ए इंटू में एक सेकेंड, कॉस है यहां पे, सो दिस इज कॉस ओमेगा टी।
बी नॉट इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, जिसको कि मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू बी नॉट ए बाई टू इंटू साइन टू ओमेगा टी। पर याद रखो ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन तभी तक है जब तक टाइम हमारा 0 से लेके पाई बाई ओमेगा तक है, लेकिन फाई की वैल्यू 0 है कब? जब हमारा टाइम पाई बाई ओमेगा से लेके और 2 पाई बाई ओमेगा तक है। इसके अलावा जो फ्लक्स है वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब t इज इक्वल टू फाई ऑफ t प्लस n इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा इसका टाइम पीरियड है। तो बस इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस डी फाई बाई डी टी निकालूंगा तो क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा माइनस बी नॉट इंटू ए इंटू कॉस टू ओमेगा टी, और इसको डिफरेंशिएट मारूंगा तो आएगा डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यानी कि इस टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, इस टाइम इंटरवल में तो ईएमएफ रहेगा और इस टाइम इंटरवल में ईएमएफ 0 रहेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए ये टाइम इंटरवल इसके लिए था, ये टाइम इंटरवल इसके लिए था। तो अब आधे साइकिल में ईएमएफ 0 है, तो अब हम आते हैं वापस ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन हम कट कर देंगे, ये भी कट कर देंगे, क्योंकि हमारा ईएमएफ आधे साइकिल में 0 है। इस पोर्शन में ईएमएफ 0 है, इस पोर्शन में ईएमएफ 0 है ही नहीं ना इसमें तो। अच्छा इसमें देखो पाई बाई ओमेगा दिख रहा होगा, आई थिंक पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा तक 0 दिया है, इसमें भी पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा तक 0 दिया है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? तो अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो बी नॉट कॉस ओमेगा टी आया, तो कॉस ओमेगा टी के अकॉर्डिंग ए करेक्ट हो गया। लेकिन एक और लॉजिक है करेक्ट आंसर समझने का, और वो ये है, देखिएगा क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे हमारा लूप जो है वो xz प्लेन में है, और एट t इज इक्वल टू 0 फाई जो है वो 0 है। तो जब फाई 0 है तो एक्चुअली डी फाई बाई डी टी जो है वो मैक्सिमम है, इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब इंड्यूस ईएमएफ t इज इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है, मैक्सिमम है, तो इसी वजह से कोसाइन वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा। हाँ अगर लूप ऐसे होता, अगर शुरुआत में लूप लेटा हुआ होता ऐसे, यानी फ्लक्स मैक्सिमम होता, अगर होता तब फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम है, तो डी फाई बाई डी टी 0 है, यानी ईएमएफ 0 है। तो अगर हमें शुरुआत में लूप ऐसे लेटा हुआ दिया होता, बाद में ऐसे घुमाते, तो फिर जो हमारा ग्राफ है वो ये वाला होता, लेकिन अभी फिलहाल ये वाला ग्राफ बनेगा। तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इजी है। तो आई थिंक आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो ये है कि फिगर 1 शोज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट, and figure 2 shows configuration corresponding to measurement of diameter d of a tube. The measured value of d is, अब d की क्या measured value है? तो ध्यान से देखिए, इसमें हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने बड़ा डायग्राम बनाया है। तो शुरुआत में ये लाइन और ये लाइन मैच है, बाद में ये लाइन इस लाइन से दूर हो गई, तो यही तो डायमीटर हुई d। अब ये डायमीटर नापने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं ये वाली लेंथ नाप लूं और फिर ये वाला गैप नाप लूं, ठीक है। तो गैप कैसे नापेंगे? तो गैप नापने की भी एक ट्रिक है, देखिएगा। रेड कलर लेता हूं मैं। तो गैप के लिए मैं यहां से यहां तक की दूरी में से ये दूरी माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये वाली लाइन मैचिंग है। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि पहले ही लाइन मैच हो रही है, तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी तो मैं निकाल ही सकता हूं, उसमें से ये माइनस कर दूंगा। तो ये क्या है? ये MSD है, और ये क्या है? ये VSD है। तो ये क्या है? ये भी एक MSD है। तो देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो है MSD प्लस 1 MSD माइनस 1 VSD। अब यानी कि MSD 1 MSD प्लस 1 कॉमन MSD, मतलब 1 कॉमन लो या ना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 इंटू 1 MSD माइनस 1 VSD।
अब ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पहली ही लाइन मैच हो रही है। अगर बाई चांस तीसरी लाइन मैच हो रही है तो मैं 3 तक जाता, तो 3 एमएसडी में से 3 वीएसडी माइनस करता। चौथी लाइन मैच होती तो मैं 4 तक जाता। तो अब सवाल ये उठता है कि एमएसडी कितना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जो टोटल 10 एमएसडी हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो यानी कि 10 एमएसडी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 एमएसडी इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब वीएसडी कैसे लेंगे? तो देखो वीएसडी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो 10 वीएसडी जो है वो 7 एमएसडी के बराबर है। कैन यू सी दैट? सो 10 वीएसडी is equal to 7 MSD. So 1 VSD is equal to 7 by 10 MSD. तो बस अब तो इजी हो गया मेजरमेंट, तो इसी फॉर्मूले में डाल देते हैं। सो मेजरमेंट इज D is equal to 1 MSD which is actually 0.1 सेंटीमीटर प्लस प्लस इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो 7 by 10 into 0.1 सेंटीमीटर, सो इट इज 0.07 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर, सो इट इज 0.1 सेंटीमीटर प्लस इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो ये 0.03 सेंटीमीटर आएगा। सो द फाइनल आंसर इज D इक्वल्स टू 0.13 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब मैंने डायग्राम में ही लिख दिया तो आप समझ ही गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सी पार्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें ये वाली लेंथ मेजर करनी थी, ये वाली, तो हमने करी दी है। तो आई थिंक इट इज फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L एंड मास M एंड रेजिस्टेंस R is moving in the xy plane with its edge parallel to x and y axis. The region y greater than 0 has uniform magnetic field B is equal to B naught K cap. तो इस क्वेश्चन में भी y greater than 0 में ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पीछे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 everywhere else. At time t is equal to 0, the loop starts to enter the magnetic field with an initial velocity of V naught J कैप मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी V नॉट J कैप है। तो कंसिडरिंग द क्वांटिटी K इज इक्वल टू B नॉट स्क्वायर L स्क्वायर बाई RM इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स, इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप एंड ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखिए ये EMI का क्वेश्चन है, तो ये 4 ऑप्शन है, तो हमें देखने हैं कौन से ऑप्शन करेक्ट बैठेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका कुछ लेंथ एंटर कर जाता है। तो let us assume के y length of the loop has entered. So this is y is the length of the loop that has entered. अच्छा, ये स्क्वायर लूप है जिसकी साइड L है। तो अब हम या तो क्या करें कि फ्लक्स निकाल के डिफरेंशिएट करें, उससे EMF आ जाएगा, या तो फिर हमारे पास मोशनल EMF का फॉर्मूला ही है, वही लिख देते हैं। तो BVL इज द मोशनल EMF। हमने एज्यूम कर लिया कि एंटर करने के बाद इसकी वेलोसिटी V हो गई। अब जब मोशनल EMF आ गया तो फिर हम इसमें करंट भी निकाल लेते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट कह सकते हैं हम उसको, B नॉट, एक्चुअली B नॉट V L बाई R। अब हम इस पे इंड्यूस फोर्स निकाल लेंगे। तो इंड्यूस फोर्स आ जाएगा हमारा BIL वाले फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू B नॉट स्क्वायर इंटू L स्क्वायर इंटू V बाई R। अब ये जो फोर्स लगेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस पे पीछे की तरफ लगेगा। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन आएगी माइनस B नॉट स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R इज इक्वल टू MA। ये नेट फोर्स की इक्वेशन हो गई। बस सिंपल सा केस हो गया कि एक विस्कस फ्लूइड में जैसे कोई बॉडी फेंक दी जाती है, यानी जो
विस्कस फ्लूइड में भी तो जो जो फोर्स लगता है विस्कस फोर्स, वो आपका एक तरीके से वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई हमारी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू वी। लेकिन एग्जामिनर ने बोला है कि बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर को आप बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर को आप के ले लो। तो यहां से ए इज इक्वल टू माइनस कैपिटल के इंटू वी, ये इक्वेशन बन गई इसकी, जिसको आप कह सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू माइनस के वी। तो a इज जस्ट dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वी। तो यहां से हम लिख लेते हैं dv बाई वी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो v नॉट है और किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी हम v मान लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट और t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी v। तो ये आ जाता है इधर ln v बाई वी नॉट और ये आ जाता है माइनस के टी। तो यहां से v का एक्सप्रेशन आ जाता है वी नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी। तो पता ये चला कि जब तक ये जो लूप है, ये वाली वायर जब तक इस मैग्नेटिक फील्ड में है और लूप कंप्लीटली एंटर नहीं करता है, क्योंकि अगर कंप्लीटली एंटर कर जाएगा लूप, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों ब्रांचेस में मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, और दोनों ब्रांचेस में मोशनल ईएमएफ आते ही नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा, और नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा तो फिर वो जो फोर्स है वो नहीं लगेगा। मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि ये जो इक्वेशन बनी ये तभी तक बनेगी जब तक कि ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर नहीं कर जाता। आप इसको ऐसे एनालॉजी बना सकते हो कि जैसे ये कोई रीजन है, इसमें ये गोली घुसती है, तो गोली वी नॉट वेलोसिटी से जाती है, यहाँ पे रिटार्डेशन लगता है, और जब बाहर निकल जाती है तो उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगता। मतलब ये गोली जब तक एल डिस्टेंस चलेगी तब तक ही फोर्स लगेगा, एल डिस्टेंस चलने के बाद कोई फोर्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा गोली पे वो के वी लगेगा, के टाइम्स वी, यानी वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एनालॉजी हो गई, इससे फिर हम समझ सकते हैं चीजों को। तो देखिए अब v को हम लिख देते हैं dy बाई डी टी, और ये हो गया v नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये dy इज इक्वल टू हो गया हमारा v नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन। अब y तो 0 इज इक्वल टू 0 पे 0 ही है, और ये टाइम t इज इक्वल टू y है। तो इधर तो y आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका v नॉट इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस के टी बाई माइनस के, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू t। अच्छा, माइनस के चलते हम उल्टी लिमिट लगा देंगे, तो y का एक्सप्रेशन आ गया v नॉट बाई के इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। अब ये कुछ ग्रोथ टाइप का, जैसे ग्रोथ ऑफ करंट का ग्राफ आता है, ऐसे आ गया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। लेकिन बात वही है कि अगर y को मैं L डालता हूं तो इसका मतलब वो आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ने के बाद फिर फोर्स अचानक से 0 हो जाएगी। तो अब ऑप्शंस पे गौर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आया क्या v इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, और y इज इक्वल टू वाई नॉट नहीं है, हाँ वाई नॉट भी कह सकते हैं, v नॉट बाई के है इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। और ये हमें याद रखना है कि ये सिर्फ इस पे तभी तक लगेगा फोर्स जब तक ये एल डिस्टेंस नहीं चल लेता। एल डिस्टेंस चलने के बाद फोर्स 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अगर उसके बाद आफ्टर दैट एफ बिकम्स 0। तो पहला ऑप्शन है कि अगर वी नॉट की वैल्यू 1.5 KL हो जाए तो लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर कंप्लीटली। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि ये पहले ही रुक जाए तो y max की वैल्यू क्या होनी चाहिए? व्हाट इज y max? तो y max इज v नॉट बाई के। तो y max को L से छोटा होना चाहिए, मतलब तभी तो रुकेगा ना जाने से पहले। तो अगर मैं इसको L डाल दूं तो L इज इक्वल टू वी नॉट बाई के, तो यहां से ये पता चला कि L v max की वैल्यू आई या v नॉट की वैल्यू आई k इंटू L। तो अगर v नॉट k इंटू L हुआ तो ये बिल्कुल एंड में जाके रुक जाएगा, और अगर v नॉट k इंटू L से कम हुआ तब तो पूरा जाएगा ही नहीं है। मतलब ऐसे समझ लो आप, जैसे कि मैंने सिखाया था, ये गोली बीच में ही रुक जाएगी, गोली से एनालॉजी बनाई थी। तो अगर v नॉट की वैल्यू के एल से ज्यादा है तो ये गोली इसको पार कर जाएगी। ये हुआ कॉन्सेप्ट। तो एक बार पार कर गई तो फिर तो फोर्स फ्री रीजन में हो गई ना,
फिर जब फोर्स फ्री रीजन में हो गई फिर तो चलती रहेगी। सो यानी ये तो 1.5 तो ज्यादा हुआ ना KL से, तो इसलिए द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन गलत हो गई, सो फर्स्ट इज रॉन्ग। अब when the complete loop is inside the region of magnetic field, the net force acting on the loop is zero। ये तो हम बात कर ही रहे हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में कंप्लीटली पहुंच जाएगा तो इसके ऊपर यहाँ पे एक मोशनल ईएमएफ होगा, यहाँ पे एक मोशनल ईएमएफ होगा, नेट मोशनल ईएमएफ जीरो होगा, उससे इंड्यूस करंट जीरो होगी, उससे इंड्यूस फोर्स जीरो होगा। सो दिस इज करेक्ट। अब दूसरा केस है कि अगर V नॉट जो है वो KL/10 है, ये बात पक्की होगी कि अब ये रुकेगा, पूरा एंटर नहीं कर पाएगा, मतलब V नॉट कम है, मतलब आपने जो गोली मारी है वो बहुत कम वेलोसिटी से मारी है, वो इस प्लैंक को पार ही नहीं कर पाएगी। तो अगर V नॉट KL/10 है तो द लूप कम्स टू रेस्ट एट इतने टाइम। तो एक्चुअली रुकने के लिए टाइम तो इन्फिनिटी चाहिए, भले ही कुछ भी वेलोसिटी हो। तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन में V को जीरो डालेंगे तो जैसे ही आप V को जीरो डालेंगे तो KT की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होगा, तो जाहिर सी बात है कि सी रॉन्ग हो गया। अब चौथा पार्ट देखते हैं, अगर V नॉट 3KL हुआ तो द कंप्लीट लूप विल एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम इतना। तो जाहिर सी बात है कि 3KL डाल देंगे V नॉट को और Y को L डाल देंगे, तो फिर उससे जो टाइम निकलेगा वही आंसर होगा। तो चलिए करते हैं, देखिए तो इसको मैंने L डाल देना है Y को, और V नॉट को अगर मैं 3KL डालूंगा तो V नॉट बाई K जो है वो 3L हो जाएगा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K इंटू T नॉट। T नॉट वो टाइम है जब वो पार कर गया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये तो 1/3 हुआ विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT नॉट। तो यहां से e टू द पावर माइनस KT नॉट की वैल्यू हो गई 2/3। तो लॉग ले लेते हैं या उल्टा कर देते हैं, तो e टू द पावर KT नॉट की वैल्यू हो गई 3/2 और KT नॉट की वैल्यू हो गई आपकी ln 3/2, और यहां से T नॉट की वैल्यू आ गई आपकी 1/K ln 3/2। तो आप देख सकते हो कि चौथा ऑप्शन यही है, 1/K ln 3/2। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन के मल्टीपल मेथड नहीं है, क्योंकि इसका एक ही मेथड है, बस एनालॉजी बना लेंगे हम, तो एनालॉजी से हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली बेहद इजी है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि लेंथ ब्रेथ थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन are measured to be 10.5 centimeter, length is 10.5 centimeter, breadth is 0.05 millimeter, which can be written as 0.005 centimeter, and 6.0 micrometer, and thickness is 6.0 micrometer, which can be written as 6.0 into 10 raised to the power। अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना था, सॉरी। तो इसको हम लिखेंगे 0.05 into 10 raised to the power -1 सेंटीमीटर, और इसको हम लिखेंगे 6.0 into 10 to the power -4 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर मैं वैसे लिख देता तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं बदल रहे थे, तो लिख भी सकते थे। इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट ना बदलें। तो ठीक है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 है। इसमें कितनी है? इसमें सिर्फ 1 है, इसमें 2 है। तो मेरे फाइनल आंसर में सिर्फ मेरे को एक सिग्निफिकेंट डिजिट में चाहिए आंसर। तो जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 10.5 इंटू 0.05 इंटू 6.0 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, 10 की पावर -5 भी है, इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हो गया 6 इंटू 0.3 हो गया, 0.3 इंटू में 10 तो ये हो गया एक तरीके से 3.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 सेंटीमीटर क्यूब।
ये तब आंसर है जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इसको मैं 5 को 3.2 नहीं कर सकता हूं, कर देता अगर मैं यहाँ पे 50 एक और होता, तो फिर मेरे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाती है। अब तो मुझे एक ही चाहिए, तो राउंडिंग ऑफ के लिए मैं सिर्फ 3 को रखूंगा, 0.15 को एमिट कर दूंगा, है ना। तो ये डी पार्ट हो जाएगा आंसर। तो आई होप इट इज फाइन, इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, consider a system of 3 connected strings S1, S2 and S3 with uniform linear mass densities mu kg per meter, 4 mu kg per meter and 16 mu kg per meter respectively। इसका mu है, इसका 4 mu है, इसका 16 mu है। ये लीनियर मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ, as shown in figure। S1 and S2 are connected at point P where S2 and S3 are connected at point Q। तो S1 S2 P पे कनेक्ट है और ये Q पे कनेक्ट है। तो a wave generator O is connected to the free end of O। the wave form the generator is represented by y is equal to y naught cos omega t minus kx centimeter, where y naught omega k are constants of appropriate dimensions। which of the following statement is are correct। तो हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब में टेंशन तो सेम ही रहेगी। अब टेंशन सेम है तो पहले v निकाल लेते हैं। v1 का मतलब हुआ जो हमारी स्ट्रिंग s1 है उसमें वेलोसिटी, तो वो आ जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू। फिर v2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट टी बाई 4 म्यू। और फिर v3 निकालेंगे तो v3 आ जाएगा अंडर रूट टी बाई 16 म्यू। तो देखा जाए तो अगर v1 को मैं v लिख लूं तो v2 जो है वो v बाई 2 हुआ और v3 जो हुआ वो v बाई 4 हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें स्पीड v है, इसमें v बाई 2 है, इसमें v बाई 4 है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, और न्यू जो है वो मीडियम पे चेंज नहीं होता, नॉट चेंज्ड। तो अगर न्यू चेंज नहीं होगा तो लैम्डा चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव के लिए अगर इस मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा है तो इसमें लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, इसमें लैम्डा बाई 4 हो जाएगी। अब एक टर्म होती है जिसका नाम होता है एंगुलर वेव नंबर k, जो कि होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर यहाँ पे k है तो यहाँ पे k 2k है और यहाँ पे 4k है, मतलब एंगुलर वेव नंबर जो है वो इस मीडियम के लिए k रहेगा, इसके लिए 2k, इसके लिए 4k। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है कि जब जब कोई वेव किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तब तब वो पाई का फेज रिवर्सल आता है उसमें, और ट्रांसमिट में नहीं आता है। तो अब देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम P फॉर द फर्स्ट टाइम। P पे जब वो पहली बार रिफ्लेक्ट होगी, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्ट होंगे एक्चुअली। द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू अल्फा वाई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। तो यहां पे प्लस आना ये इंडिकेट कर रहा है कि दिशा बदल गई। दिशा तो बदलेगी क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स होना ही है। ये वेव जिसमें माइनस साइन आता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होती है, जिसमें प्लस आता है वो नेगेटिव में जा रही होती है। अल्फा जो है वो एक कोफिशिएंट है जो कि ये बताता है कि सारी एनर्जी आगे नहीं जाएगी, कुछ पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। पाई आ गया तो इसका मतलब पाई तो फेज चेंज आना ही था क्योंकि डेंसर मीडियम है ये, क्योंकि वेलोसिटी जिसमें कम होती है वो डेंसर कहलाता है। तो ए पार्ट करेक्ट हो गया। अब देखते हैं दूसरा, व्हेन द वेव ट्रांसमिट थ्रू P फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा 2 y नॉट cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये k जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहां पे आना चाहिए था 2k। देखो 2k आना चाहिए था, तो 2k आना चाहिए था, तो फिर ये रॉन्ग हो गया। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में S2 में जो वेव पहुंचेगी उसकी इक्वेशन में k होगा, ऐसा नहीं होगा, 2k होगा उसकी मीडियम में, क्योंकि मैंने बोला प्रोपगेशन कांस्टेंट उसका डबल हो गया, यानी एंगुलर वेव नंबर डबल हो गया। अब व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम Q, अब ये Q है, Q पे जब वेव रिफ्लेक्ट होगी
for the first time the reflected wave is represented by alpha 3 y naught into में cos of omega t minus kx plus y। अब ये माइनस नहीं होना चाहिए, एक तो माइनस नहीं होना चाहिए, एक इस वेव में 2k भी होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब चौथा देखिए, when the wave transmit through Q for the first time the transmitted wave is represented by alpha 4 y naught cos omega t minus 4kx। ये सही हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई होप इट इज फाइन, तो करेक्ट हो गया। चलिए, अल्फा 4 जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो इसके आंसर हो गए ए एंड डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स अ weighing experiment with an object of mass 50 kg. Suppose that the variation of height in meter of the elevator from the ground with time t is given by y is equal to 8 into 1 plus sine 2 pi t by capital T। तो ये SHM की इक्वेशन है, बस इसमें SHM का जो मीन पोजीशन है वो y is equal to 8 है। तो टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मैक्सिमम वेरिएशन में जो मैक्सिमम आएगा, मतलब वो नाप रहा है वेट, बार बार नाप रहा है, तो मैक्सिमम वेरिएशन का मतलब जो सबसे कम वेरिएशन वो नापेगा और जो सबसे ज्यादा वेरिएशन नापेगा, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे कम वो कब नापेगा, जाहिर सी बात है जब बॉडी नीचे आ रही होगी, और सबसे ज्यादा वो कब नापेगा, जब बॉडी आपकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही होगी, यानी जब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन उसका मैक्सिमम होगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे आते समय जो उसका क्या कहते हैं, आते समय जो मेजर्ड वेट है वो मिनिमम होगा, और लोएस्ट पॉइंट पे ऊपर जाते समय मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम तो बहुत ही आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dy बाई डी टी आएगा हमारा 8 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी, और फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर आएगा हमारा 8 इंटू 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी विद माइनस साइन। तो ये जो टर्म है ना, ये हमें एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू बता रही है, तो हमें तो मेनली एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू से ही लेना देना है। तो ए मैक्स की वैल्यू हो गई हमारी 8 इंटू 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, तो 8 इंटू 2 पाई बाई टी की वैल्यू देखते हैं क्या है। तो टी की वैल्यू दे रखी है 40 पाई, ठीक है, तो 40 पाई कैंसिल, और ये 1/20 हो गया, तो ये हो गया 8/400 विच इज एक्चुअली 1/50। तो अब जो W मैक्स हो जाएगा, मतलब अपेरेंट वेट का मैक्सिमम वैल्यू, तो हो जाएगा 50 इंटू में G प्लस 1/50, और जो W मिन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 इंटू में G को 10 ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी 10 ही लिख देता हूं मैं, 10 माइनस 1/50। एक्चुअली मुझे पूरे वैल्यू की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा पूरी वैल्यू का, अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ये 501 आ गया और ये 409 आ गया, 499 तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया W मैक्स माइनस W मिन, वो आ गया आपका 2 न्यूटन। मैं चाहता तो बस सब्ट्रैक्ट ही कर देता, तो ये 1/50 माइनस 1/50 2/50 हो जाता, और 50 से 50 कैंसिल हो गया, 2 न्यूटन आ जाता। ये भी ठीक है, जैसे मर्जी कर लीजिए आप। तो आंसर यहाँ पे न्यूटन में आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए 2 न्यूटन हो गया आंसर। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम यूनिट है, मतलब 1 है, 1 मीटर क्यूब ही होना चाहिए, यूनिट वॉल्यूम दे दिया है, चलो ऐसा ही यूनिट में काम हो रहा है तो हमें मानना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब है। तो उसमें 35 इंटू 10 टू द पावर 7 फोटॉन है जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। इफ द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटॉन इज व्यूड एज एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन द सेम वॉल्यूम, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इतना। तो टेकिंग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू बी 4 × 10 टू द पावर -7, प्लैंक कांस्टेंट टू बी दिस एंड पाई टू बी दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो देखिए, हम
पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी होती है एच न्यू। अब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो NH न्यू और 1 मीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला दो है हमारे पास, एक तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है, पर ये हम यूज नहीं करेंगे, तो हम यूज करेंगे बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये वाला डायरेक्ट कर लेंगे। तो n की वैल्यू हमको दी हुई है 35 इंटू 10 टू द पावर 7, h की वैल्यू हमको दी हुई है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 और न्यू की वैल्यू हमको दी हुई है 10 टू द पावर 15 एंड दैट इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू ले लेंगे 4 पाई, पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आती है हमारी, थोड़ा कैलकुलेशन होगी इसमें, तो देखिएगा 35 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर, देखो 7 ये है 15 ये है, तो 7 और 15 हो गए 22 में से 34 गए माइनस के 12 और माइनस के 7 माइनस के 19 हो गए। तो इसको कट कर देते हैं, 5 ओके 5 हो गया ये। अब 5 इंटू 6 30 हो गया, तो बी नॉट स्क्वायर हो गया हमारा 30 को 3 मान लेते हैं, तो 240 इंटू 22 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, जिसको हम लिख सकते हैं 24 इंटू 22 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18। तो बी नॉट की क्या वैल्यू आई? तो बी नॉट की वैल्यू आई हमारी अंडर द रूट 24 इंटू 22 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 टेस्ला। तो ये हमारी बी नॉट की वैल्यू आई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 528 आता है और उसका अंडर रूट निकालेंगे इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 टेस्ला। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अल्फा इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 टेस्ला है। तो 10 टू द पावर माइनस 9 को छोड़िए, हमें तो अल्फा से मतलब है, तो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 528 हो गई। अब ये डिपेंड करता है IIT पे ये क्या आंसर देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं अगर हम कैलकुलेटर से, तो ये आता है 22.97 आई थिंक आता है 978 समथिंग। तो मुझे लगता है कि अगर रेंज में पकड़ लूं तो 22.95 से लेके और 23.00 तक रेंज होनी चाहिए आंसर में। बाकी तो डिपेंड करता है कि IIT क्या आंसर देता है। हो सकता है कि वो 22.9 से और 23.00 तक रेंज दे दें, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट यही लगता है, जो भी आएगा आप देखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू आइडेंटिकल प्लेट P and Q radiating as perfect black bodies are kept in vacuum at constant absolute temperature TP and TQ respectively with TQ less than TP, मतलब यहाँ का टेम्परेचर कम है, as shown in figure 1. The radiated power transferred per unit area from P to Q is W naught, मतलब ये वाली पावर जो ट्रांसमिट हो रही है वो W naught है। Subsequently, two more plates identical to P and Q are introduced between P and Q as shown in figure 2. दो और प्लेटें इंट्रोड्यूस कर दी। Assume that heat transfer takes place only between the adjacent plates. ये assume करो कि P से इस तक जाएगा और इससे इस तक जाएगा और इससे इस तक जाएगी हीट। तो if the power transmitted per unit area in the direction from P to Q in the figure 2 in steady state is WS, तो हमें W naught by WS फाइंड करना है, कितना होगा। तो देखो सबसे पहले W naught लिख देते हैं। तो मान लो कि इसका एरिया A है और सिग्मा जो है वो आपका स्टीफन्स कांस्टेंट है और ये ब्लैक बॉडी की तरह से काम कर रहा है। तो पावर है ये W, याद रखिएगा पावर है ये पावर। आमतौर से पावर को P में लिखते हैं पर यहाँ पे W में लिखा गया है। तो वो होता है सिग्मा इंटू एरिया इंटू P की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4। ये बोल्ट्जमैन स्टीफन लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब मान लो कि यहाँ का टेम्परेचर है T1 स्टेडी स्टेट में और यहाँ का है T2 और यहाँ का तो TQ रहेगा ही रहेगा।
तो सेकंड वाले केस में जो प्लेट P से फर्स्ट प्लेट तक की जो एनर्जी जाएगी उसको हम लिखेंगे WS। इसका नाम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। WS की इक्वेशन आएगी सिग्मा इंटू ए इंटू टीपी की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4, T1 की पावर 4, इक्वेशन नंबर 2। फिर जो एनर्जी प्लेट नंबर 1 से 2 तक जाएगी उसके लिए भी वो भी WS ही होगी, सिग्मा इंटू ए इंटू में T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, इक्वेशन नंबर 3। फिर जो प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर Q तक एनर्जी जाएगी वो भी WS ही होगी, तो WS इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू T2 की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो हम क्या करते हैं 2, 3, 4 को ऐड कर देते हैं, तो वो आ जाएगा आपका 3WS इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए कॉमन, तो देखो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और ये बचेगा TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4। तो पेज चेंज करते हैं, तो देखो W नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है सिग्मा इंटू ए इंटू TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4, और 3WS की वैल्यू आ रही है आपकी सिग्मा इंटू ए TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4। अब ये दोनों तो सेम ही है, तो हम लिख देंगे W नॉट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ WS। सो W नॉट बाई WS की वैल्यू आ जाती है 3.00। ठीक है, तो आई थिंक इट वाज इजी क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा बच्चों। एक सॉलिड ग्लास स्फेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू √3 है और रेडियस कैपिटल R है, इज कनेक्टेड R कंटेन्स ए स्फेरिकल एयर कैविटी ऑफ रेडियस r/2 एज शोन इन द फिगर। इसके अंदर एक एयर कैविटी है जिसकी रेडियस r/2 है। A very thin glass layer is present at the point O so that the air cavity जिसका refractive index 1 है remain inside the glass sphere. An unpolarized unidirectional and monochromatic light source S emits a light ray from a point P inside the glass sphere towards the periphery of the glass sphere. If the light is reflected from point O and is fully polarized, अब fully polarized का मतलब यहाँ पे ब्रूस्टर लॉ भी लगेगा, then the angle of incidence at the inner surface of the glass sphere is theta। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसके लिए हम ये यहाँ पे डायग्राम यूज करते हैं। देखो तो O पे इंसिडेंट की लाइट और O पे ऐसे इंसिडेंट करती है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड है, तो आपको पता ही होगा कि वो डॉट से पोलराइज होती है। तो ये तो तभी होगा ना जब ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनाता हूं मैं। देखिएगा, कलर कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं इसमें। ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट जो कि कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है। तो ये एंगल तो ब्रूस्टर एंगल होना चाहिए ना बच्चों। तो आईपी का क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स म्यू है फॉर्मूला। तो tan इनवर्स √3, क्योंकि ये स्लैब की तरह से काम कर रहा है, तो tan इनवर्स √3 इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे आईपी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो अब अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करूं इस पॉइंट को, तो ये एंगल अगर 60 है और ये साइड सेम है, तो ये तो एक बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फिर ये वाला एंगल भी 60 हो गया। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा ये नॉर्मल भी बन गया, क्योंकि सेंटर से कोई भी आने वाली लाइन नॉर्मल हो जाती है। तो अब अगर ये नॉर्मल हुआ, ओके, तो अब ये लाइट रे जब ऐसे समझते हैं, अब ये लाइट रे तो कहां से आ रही है, ग्लास से आ रही है ना, एक्चुअली आ तो ऐसे रही है। तो जब ग्लास से आ रही है तो जाहिर सी बात है इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये यहां कहीं से ऐसे आ रही होगी। तो अगर ऐसे आ रही होगी तो फिर यहां पे भी एक इसका
रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये ऐसे जा रही होगी, तो ये एंगल थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ। अब यहां पे टकरा के अगर रे को मैं पीछे ट्रेस करूं तो हो सकता है ऐसे आ रही हो, या तो फिर हो सकता है कि सोर्स ही यहां हो, क्योंकि सोर्स की कोई फिक्स पोजीशन तो दी नहीं एग्जामिनर ने। कोई जरूरी थोड़ी ना कि यहीं पे सोर्स है, सोर्स तो कहीं पे भी हो सकता है। उसने तो बस बोला है कि सोर्स ने थीटा एंगल पे इंसिडेंट किया है। तो बस इतना ही है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें पता लगाना है कि चलो रेड कलर यूज करते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है। तो साइन थीटा की वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। इसके अलावा इस एंगल का नाम मैंने आई रख दिया। अब देखो रे ऐसे आ रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, या फिर यहीं से आ रही है, या फिर सोर्स ही यहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कुछ भी। हमारा तो मेन मकसद ये थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम नाम ले लेते हैं, जैसे कि इसका नाम हम सी रख लेते हैं, इसका नाम पी रख लेते हैं, इसका नाम हम क्यू रख लेते हैं, इसका नाम हम पी क्यू एस रख लेते हैं। ये एस हो गया, एस फॉर सेंटर। तो अब आप देखिएगा कि अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूं यहां पे, याद रखिएगा ये डॉटेड बनाना है, ये डॉटेड है, ठीक है, दिस शुड बी डॉटेड, क्योंकि ये तो रेडियस रेडियस ही है ना, नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मुझे ये करना है तो कैसे लिखूंगा मैं, देखिएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसके लिए, इस एंगल को मैं आई बोल रहा हूं, तो √3 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू में साइन 60, साइन 60। तो √3 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू √3/2। तो इसका मतलब साइन आई इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये पता चल गया कि ये वाला एंगल 30 है। अब जरा देखिए, ये जो आपका है आईपी, ये 60 है, तो ये एंगल तो 30 हुआ ही, क्योंकि ये एंगल राइट एंगल होता है ना बच्चों। देखो तो CPO जो है वो तो एक ट्राइंगल है जो कि सेमी सर्कल में बना हुआ है। तो सेमी सर्कल में बने हुए ट्राइंगल में तो ये वाली साइड तो 90 होती है। तो अगर ये एंगल 30 है और ये वाला एंगल भी 30 हो गया, अब देखो ये एंगल 30 है, ये 60 है ना, ये पूरा 90 है, तो ये 30 हुआ, ये 30, ये 30, तो ये 120, ठीक है। अब हमें CP की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ CP। तो CP की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ये कि ये मेरा ट्राइंगल राइट एंगल है। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, CP बाई CO इज इक्वल टू cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो CP इज इक्वल टू R इंटू में √3/2। ये हमें मिल गया। तो बस इतना ही चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए, बस काम बन गया। तो देखो हमें CP पता है जो कि √3/2 R है, हमें ये पता है ये R है, ये थीटा निकालना है और ये एंगल पता है। तो क्यों ना हम इस साइन रूल लगा लें। तो साइन रूल क्या कहता है, तो साइन रूल कहता है आपका √3R/2 डिवाइड बाई उसके सामने का एंगल जो कि साइन थीटा है, और R डिवाइडेड बाई साइन 120। सो दिस इज सो सिंपल, नाउ दिस इज सो सिंपल। तो देख सकते हैं आप कि R से R काट देंगे, इसको इधर लाएंगे, तो √3/2 इंटू साइन 120 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो √3/2 साइन 120 की वैल्यू वही है जो साइन 60 की है। सो अगेन √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन थीटा कम्स आउट टू बी 3/4, थीटा साइन थीटा कम्स आउट टू बी 0.75। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a single slit diffraction experiment is performed to determine the slit width using equation BD by capital D is equal to m lambda, where B is the slit width, capital D is shortest distance between the slit and the screen,
स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन द mth डिफ्रैक्शन मैक्सिमा एंड द सेंट्रल मैक्सिमा। अब mth मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा का ये फॉर्मूला नहीं होता, ये मिनिमा का होता है। तो या तो हमें मिनिमा होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमें ज्यादा बॉदर नहीं होना है क्योंकि एग्जामिनर ने जो फॉर्मूला दिया हमको वही यूज करना है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा तो रहेगा ही। तो लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड वेवलेंथ। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर मेजर्ड विद स्केल्स ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। The values of lambda and m are known precisely to be 600 nanometer and 3 respectively. The absolute error in micrometer in the value of b estimated using diffraction maxima that occurs for m is equal to 3 is, तो m is equal to 3 पे जो मैक्सिमा अकर हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो b के डिटर्मिनेशन में एब्सोल्यूट एरर आ रही है वो कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हम b को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी एम लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो एम इज 3, लैम्डा इज 600 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9, कैपिटल डी इज 1 मीटर। एक्चुअली 1 मीटर के बजाय 1.00 मीटर देना चाहिए क्योंकि लीस्ट काउंट हमारी 1 सेंटीमीटर है ना। तो मेजरमेंट की टेक्निक यही है कि जितनी लीस्ट काउंट है उतने डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करना होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब। लेकिन हम इसमें भी हम इस बात को भी इग्नोर करेंगे। तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 5 से ये काट के 120 आ जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 360 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मीटर, या फिर हाँ 360 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या कहते हैं, इसमें निकालनी है एरर। तो अब देखिए एरर के लिए इन्होंने बोला है कि दो चीजें हमारी फिक्स्ड हैं, जैसे कि लैम्डा उन्होंने फिक्स कर दिया और एम को फिक्स कर दिया है। तो अगर ये और ये दोनों फिक्स हैं तो जो एरर बची वो इसमें और इसमें बची। तो हमारा जो एरर का फॉर्मूला है वो है डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी कैपिटल डी प्लस डेल्टा स्मॉल डी बाई डी। तो डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए डेल्टा डी वो तो 1 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर 1 मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस ये 1 मिलीमीटर है डिवाइडेड बाई 5 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हो कि ये 1/5 आ गया। 1/5 को अगर मैं परसेंटेज में देखूंगा तो 20% हो गई। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। 20% की एरर में हम ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते जो डिफरेंशिएशन से ऑब्टेन होता है। तो कुल मिला के डेल्टा बी की वैल्यू आएगी, देखो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो डेल्टा बी की वैल्यू आएगी 1/100 प्लस 1/5 इंटू 360 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मीटर। तो ये हो गया 360/100 एंड प्लस 360/5 है ना माइक्रोमीटर। तो दिस इज 3.6 एंड दिस इज 72 माइक्रोमीटर। तो ये आंसर निकल के आता है हमारा 75.6 माइक्रोमीटर। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही आंसर हो सकता है दिया हो, बट मैं आपको बताता हूं इसका जो परफेक्ट तरीका है करने का, मतलब एक आइडियल तरीका। अगर ज्यादा एरर हो तो हम कैसे करते हैं। तो ज्यादा एरर अगर है तो फिर हम कैसे करते हैं देखिएगा जरा, मैं बताता हूं आपको। तो इधर से सॉल्व करके हमारा आंसर आ चुका है। लेट मी राइट डाउन हियर। सो डेल्टा बी कम्स आउट टू बी वही 1/100 प्लस 1/5 इंटू 360 माइक्रोमीटर एंड दिस इज 75.6 माइक्रोमीटर। बट क्या है बच्चों कि अगर ज्यादा एरर हो तो फिर हम ऐसे करते हैं, पहले बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और वो होती है आपकी 3 इंटू 600 जो कि फिक्स्ड ही है, इंटू मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम इसको मैक्सिमम कर देंगे 1.01 डिवाइडेड बाई इसको मिनिमम कर देंगे 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। तो जब हम इसको 4 से काटेंगे तो ये 150 आ जाएगा
150 150 4 3 जा हो गया आपके 450 450 और 10 के पावर -9 भी था, तो 450 इंटू 1.01 तो वो हो जाता है 4545, है ना। पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा इंटू 10⁻⁻⁶। वही 101 से तो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो आसान ही होता है। और फिर बी मिन निकालेंगे, तो बी मिन की वैल्यू आएगी 3 इंटू 600 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 ले लेंगे, 6 इंटू 10⁻⁻3। मतलब आप ऐसे समझो कि जिस समय पे ये होगा मैक्सिमम और ये होगा मिनिमम, उस समय पे बी मैक्सिमम होगा, और जिस समय पे ये होगा मिनिमम और ये होगा मैक्सिमम, उस समय पे बी मिनिमम होगा मिनिमम। तो क्योंकि डी की वैल्यू को आप ऐसे लिखोगे ना, डी इज इक्वल टू 100 ± 1, और स्मॉल डी को आप लिखोगे 5 ± 1। ये mm में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, तो ऐसे हो गया। तो अब इसको देखते हैं, तो ये तो 100 ही हो गया, 100 ये 99 ही हो गया, 10 के पावर -9 भी है, वो तो चलता ही रहेगा। तो 99 इंटू 3 तो ये 297 हो गया इंटू 10⁻⁻6। तो अब ऐसे केस में बी मैक्स माइनस बी मिन निकालते हैं, बी मैक्स माइनस बी मिन। तो देखो 5 तो आएगा ही, ये 14 हो गया, 14 में से 7 गए 7 बचेंगे, और यहाँ पे भी 14 हो गया, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और फिर ये 1 बचेगा माइक्रोमीटर। अब जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है वो डिवाइड बाई 2 से निकलती है, बी मैक्स माइनस बी मिन बाई 2, तो बी मैक्स डेल्टा बी हो जाता है वो। तो डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 78.75 माइक्रोमीटर। तो अब सवाल ये उठता है कि आईआईटी क्या आंसर देंगे। तो आईआईटी ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी जो लग रही है मुझे वो इसी की लग रही है। बाकी मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन द n is equal to 3 orbit of a hydrogen like atom with atomic number Z. At absolute temperature T, a neutron having the thermal energy kb into T has the same de Broglie wavelength as that of the electron. तो वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन लाइक एटम में थर्ड ऑर्बिट में है, उसकी जितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उतनी ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपके एक क्या कहते हैं न्यूट्रॉन की भी है, जिसकी थर्मल एनर्जी kb इंटू टी है। तो अगर टेम्परेचर का फॉर्मूला ये निकल रहा है तो इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू बताओ, Z स्क्वायर H स्क्वायर बाई अल्फा पाई स्क्वायर A नॉट स्क्वायर Mn यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू kb, where H is Planck's constant, kb is the Boltzmann constant, Mn is the mass of neutron and A naught is first Bohr radius in of hydrogen atom. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बोर मॉडल की। तो बोर मॉडल कहता है, क्या कहता है, mvr इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। तो mv बाई h इज इक्वल टू n बाई 2 पाई r। तो ये तो लैम्डा हो गया ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r। लेकिन n लैम्डा इज इक्वल टू हमारा हो गया 2 पाई r की जगह पे हम डाल देंगे n स्क्वायर a नॉट बाई z। तो यहां से हमारा लैम्डा निकल आता है 2 पाई n इंटू a नॉट बाई z। तो n को तो 3 लेना है, तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाती है 2 पाई इंटू 3 इंटू a नॉट बाई z, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 6 पाई a नॉट बाई z। ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन हो गया, लैम्डा इलेक्ट्रॉन। अभी हमने न्यूट्रॉन की बात ही नहीं की, तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन की एनर्जी है kb इंटू टी, जो कि लिखी जाएगी p स्क्वायर बाई 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से p स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 2 इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू kb इंटू टी। तो यहां से लैम्डा न्यूट्रॉन निकल के आएगा h बाई अंडर रूट 2 इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू kb इंटू टी। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, इसको और इसको, क्योंकि बोला दोनों का लैम्डा सेम है। तो जैसे इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा,
6 पाई ए नॉट बाई z इज इक्वल टू h बाई अंडर द रूट 2mn kb इंटू टी स्क्वायर कर देंगे तो 36 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2mn इंटू के बी इंटू टी। तो टी को इधर लाते हैं तो टी का फार्मूला क्या बनता है, एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 72 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एम एन के बी इंटू टी। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, किससे, इससे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अल्फा है और बाकी सारे तो टर्म सेम है, तो अल्फा की वैल्यू सॉल्व होके आती है 72। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लिस्ट वन शोज 4 कॉन्फ़िगरेशन ईच कंसिस्टिंग ऑफ a pair of ideal electric dipole. Each dipole has a dipole moment of magnitude p oriented as marked by the arrows in the figures. In all the configurations, the dipole are fixed such that they are at a distance 2r apart along the x direction. The midpoint of the line joining the two dipoles is x. The possible resultant electric field E at x are given by in list 2. Choose the option that describe the correct match between the entries of list 1 to list 2. अब इसका डायग्राम मैंने नेक्स्ट पेज पे ले लिया है। तो ये दो डाइपोल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस में इस वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की तरफ आएगा, इस वाले का भी नीचे की तरफ आएगा। तो ईपी की वैल्यू हो जाएगी आपकी के पी बाई आर क्यूब इंटू माइनस जे कैप और प्लस के पी बाई आर क्यूब इंटू माइनस जे कैप। तो देखा जाए तो ईपी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 के पी बाई आर क्यूब। अब के को अगर मैं वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दूं तो ये हो जाएगा p बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू माइनस जे कैप। तो देखिएगा कहाँ पे मैच हुआ ईपी, तो ये मैच हो गया 2 से, तो पहला वाला 2 से मैच हो गया। अब सेकंड वाले में देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नीचे को और इसके कारण आएगा ऊपर को, तो EQ हो गया 0, EQ इज 0, तो ये इससे मैच हो गया। तो P का 2 और Q का 1, तो देखते हैं ऑप्शन में P का 2 Q का 1 इन दोनों में आ गया, तो इसका मतलब A और B तो हो गए रॉन्ग। तो अब देखते हैं हम सिर्फ 4 देखेंगे, क्योंकि अगर हम 3 देखेंगे तो फिर 3 में तो दोनों में ही S दे रखा है, S इज इक्वल टू 5। तो R वाला देखते हैं। तो R ये केस हुआ, तो इसका फील्ड नीचे को आएगा और इसका फील्ड इधर को आएगा। तो ER में एक फील्ड आएगा आपका KP बाई आर क्यूब माइनस जे कैप और दूसरा आएगा प्लस 2 KP बाई आर क्यूब इंटू में आई कैप। तो देखा जाए तो अगर मैं KP बाई आर क्यूब कॉमन ले लूं, KP बाई आर क्यूब कॉमन, सो इट इज 2 आई कैप माइनस जे कैप। K की वैल्यू वही 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल देंगे, तो K की वैल्यू जैसी डालेंगे तो ये आ जाएगा। तो तीसरे का 4 हो गया। तो अब देख लेते हैं तीसरे का 4, तो इसका मतलब R का 4, R के करस्पॉन्डिंग 4 हो गया, तो C पार्ट करेक्ट हो गया। वैसे तो हम D भी चेक कर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। तो देखो D के केस में क्या है, दो डाइपोल है और दोनों का फील्ड इस तरफ है, तो ये डाइपोल ऐसे, ये डाइपोल ऐसे, तो हमें यहाँ पे फील्ड चाहिए, तो इसका फील्ड भी इस तरफ आएगा और इसका भी इस तरफ आएगा। तो 2 KP बाई आर क्यूब आई कैप प्लस 2 KP बाई आर क्यूब आई कैप, तो नेट फील्ड हो गया आपका 4 KP बाई आर क्यूब आई कैप, जिसको क्या आप लिख सकते हो P बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आई कैप। तो ये ES हो गया, ES। अब ES किससे मैच हुआ, ओहो S, हाँ 5 से मैच हो गया, तो 5 से मैच हो गया। 3 जो है वो हमारा अनमैच्ड रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो देखिए 5 से मैच हो गया ये, वैसे भी दोनों ऑप्शन में 5 दे रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम सिर्फ आर भी चेक कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ये भी अच्छा है, बट ऐसे पता नहीं चलता है। बढ़ते हैं आगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, a circuit with an electrical load having impedance Z is connected with AC source as shown in the diagram. The source voltage varies with time as 300 sin 400t volt, where t is in time in seconds. List 1 shows various options for the load and possible current in the as a function of time are given in the list 2. अब वो डायग्राम यहाँ पे है, देखो। तो पहले वाले में 30 ओम, दूसरे वाले में ये 30 ओम और ये एक इंडक्टर, तीसरे वाले में ये। तो शुरू करते हैं पहले से ही, 30 ओम से शुरू करते हैं। तो अगर R की वैल्यू 30 ओम है और हमारा अप्लाइड EMF है E इज इक्वल टू 300 वोल्ट साइन 400t, तो बच्चों इसमें तो करंट सिंपल जाएगी, IR इज इक्वल टू 10 एम्पियर इंटू में साइन 400t। ये करंट हो गई, करंट की पीक वैल्यू 10 एम्पियर हो गई और आपका 400 उसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। तो 10 एम्पियर के कोरस्पॉन्डिंग तो एक ही ग्राफ है, तो पी की मैचिंग हो जाती है आपके 3 से। अब देखो इसमें ये है और ये है, तो अगर हमारा केस 2 ले लेते हैं, क्यू वाला केस, तो R है 30 ओम और XL है हमारा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा है 400, कंपेयर करके निकल रहा है क्योंकि जो टी का कोफिशिएंट है वही तो ओमेगा है। एल की वैल्यू दी है शायद से 100 मिली हेनरी, तो सॉल्व करेंगे तो ये 40 ओम आ जाएगा। तो अब उससे Z हमारा सॉल्व होके 50 ओम आ जाएगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट वही 3 4 है ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब जब हम करंट निकालेंगे तो फाई का फॉर्मूला tan इनवर्स XL बाई R वाले फॉर्मूले से 53 आ जाएगा, मतलब करंट लैग करेगी। तो tan इनवर्स 40 बाई 30, सो इट्स 53 डिग्री। तो करंट की इक्वेशन IQ आएगी 300 बाई 50 इंटू साइन 400t माइनस 53 डिग्री। तो साफ पता चलता है कि करंट का एम्पलीट्यूड 6 एम्पियर है साइन 400t माइनस 53 डिग्री। करंट लैग कर रही है, तो लैग कर रही है, तो अगर मैं करंट की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे ढूंढना चाहूं तो IQ एट t इज इक्वल टू 0, सो इट विल बी 6 एम्पियर इंटू में साइन माइनस 53, नेगेटिव में आ जाएगा, सो इट विल बी माइनस का 4.8 एम्पियर। तो ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम माइनस 4.8। तो ये दिख रहा है 5वें नंबर पे, ठीक है ना, इसमें करंट भी 6 दिख रही है, तो सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग 5 आ गया है। तो अब चेक कर लेते हैं P का 3 और Q का 5, P का 3 Q का 5, P का 3 P का 3 Q का 5, नो, तो ए आंसर करेक्ट हो गया हमारा। अब बाकी अगर हमें चेक करने हैं तो चेक करने के लिए हम R इज इक्वल टू 2 तो चेक नहीं करेंगे, R इज इक्वल टू 2 चारों में दिया हुआ है तो वो क्यों चेक करेंगे हम, तो S चेक कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए S देखते हैं, तो S में क्या है, ये 50 हर्ट्ज है, तो XC निकालेंगे तो 1 बाई 400 इंटू 50 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6, सॉल्व करेंगे तो 1000 बाई 20, तो विच इज 50 ओम। ऐसे ही XC XL आ जाएगा हमारा 400 इंटू में 125 बाई 1000, सो ये 8 हो गया है ना, ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, रेजोनेंस का केस बन गया। तो इसमें I जो बनेगा वो बनेगा 300 बाई 60 साइन ओमेगा टी, ओमेगा तो वही 400 है, तो ये आ गया 5 एम्पियर इंटू में साइन 400t। तो देखा जाए तो करंट जो है वो मतलब सेम फेज की हो गई और उसकी पीक वैल्यू 5 हो गई, तो S के कोरस्पॉन्डिंग 1 आ गया, देख रहे हैं साइन कर्व है। तो
एस के कोरस्पॉन्डिंग 1, तो एस के कोरस्पॉन्डिंग 1 तो इसी में है, तो हमारा सी पार्ट करेक्ट, ए पार्ट करेक्ट हो गया, ए पार्ट करेक्ट हो गया, ठीक है ना। हमें तो ए ही चेक करना था ना, हमें ये दोनों तो रॉन्ग हो ही गए थे ना पहले से ही। चलिए, हाँ सारे ही दो से ही पता चल गया था हमको तो एक्चुअली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का। तो द लिस्ट वन शोज वेरियस फंक्शनल डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी E on the atomic number Z. Energies associated with certain phenomena are given in list 2. Choose the option that describe the correct match between the entries in list 1 to those in list 2. तो सबसे पहला है E proportional to Z square। या तो हम इधर से ही पकड़ लें या तो फिर हम इधर से पकड़ें, इधर से पकड़ें तो ज्यादा बेटर है। तो इधर से अगर हम पकड़ते हैं तो एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज इसको लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज में हम सबसे पहले के अल्फा की बात करते हैं। तो के अल्फा में आपको याद होगा, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे उनको के अल्फा ही बोलना चाहिए था। तो के अल्फा के लिए हमारा 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू में z-1 होल स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर रहता है। तो अगर दोनों तरफ मैं hc से मल्टीप्लाई कर दूं तो hc/λ इज इक्वल टू आर एच सी इंटू z-1 होल स्क्वायर इंटू 3/4। तो यही तो E बनेगा। तो E इज इक्वल टू 3RHC/4 इंटू z-1 होल स्क्वायर। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z-1 स्क्वायर। या फिर दूसरा भी कर सकते हैं हम, जैसे कि आपको याद होगा मोजलेज लॉ। तो मोजलेज लॉ में रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू z-b होता है, जहां पे b 1 होता है। तो रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू z-1 होता है के अल्फा के लिए। तो न्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, z-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। और न्यू को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो एनर्जी हुई ना फोटोन की। तो ये प्रोपोर्शनल टू z-1 होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट के लिए तो आंसर बनेगा ये, मतलब Q के लिए 1। अब हम बात करते हैं एनर्जी, चौथे नंबर पे, एनर्जी रेडिएशन ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये तो आप जानते ही हो कि वो z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी। तो देखिएगा, तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि E इज इक्वल टू 13.6 माइनस का z स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर माइनस का 13.6 z स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। तो साफ पता चला कि E यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इज 13.6 z स्क्वायर बाई 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो E प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर साफ दिख गया हमको। तो अब वापस से चलते हैं, तो ये इसमें मैच हो गया। तो यानी कि P के लिए 5 और Q के लिए 1, P के लिए 5 और Q के लिए 1, P के लिए 5 और Q के लिए 1 आंसर आ गया। P के लिए 5 B में भी हो सकता था, मतलब ये दोनों तो गए ना। तो हमारा आंसर तो C पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो R के लिए पकड़ते हैं। तो आपको याद होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम निकालते हैं वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का मतलब, जैसे मान लो हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, तो 3 पार्टिकल की इंटरेक्शन एनर्जी हम क्या लिखते हैं, 3kq²/r लिखते हैं। और अगर हमारे पास 4 पार्टिकल हैं, तो 4 पार्टिकल हैं और वो एक टेट्राहेड्रन की पोजीशन पे हैं, तो उनकी एनर्जी हम लिखते हैं 6kq²/r²। तो इसमें टोटल 6 टर्म आती है और इसमें टोटल 3 टर्म आती हैं। तो 3 के लिए हम बोलते हैं 3c2, यानी कि 3 × 2/1 × 2। और इधर क्या लिखते हैं हम 4 के लिए 4c2, यानी कि 4 × 3/1 × 2। तो 6 टर्म आ गई। अब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, Z प्रोटॉन हो जाएंगे। अब दिक्कत की बात यह है कि उनके बीच में इक्विडिस्टेंट नहीं है वो, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी तो वही रहेगी ना। मतलब जो टोटल टर्म आएंगी वो आएंगी Z × Z-1 डिवाइड बाई 2, इतनी टोटल टर्म आएंगी एनर्जी लिखने में। तो एनर्जी Z × Z-1 के प्रोपोर्शनल लिखी जा सकती है।
तो ये फार्मूला आपको HCV में भी मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी न्यूक्लियस की जो है वो Z इंटू Z-1 से निकलती है। अब आता है Z इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट। अब वैसे तो ये R के कोरस्पॉन्डिंग 2 आ गया, तो R के कोरस्पॉन्डिंग 2 आ ही गया, मैंने बोल ही दिया है। वो तो हम आंसर से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि आंसर तो हमें मिल ही गया है। अब चौथा देखते हैं, S के कोरस्पॉन्डिंग 4 दे रखा है इन्होंने, तो 4 क्या है? एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो S के कोरस्पॉन्डिंग हमें पता ही है, जो ग्राफ हम बनाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, तो वो तो कांस्टेंट सा ही रहता है ना, उसमें इस तरह का ग्राफ बनता है कि ये थोड़ा सा उछलता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी 30 से लेके इसमें तो कांस्टेंट ही रहती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है इसमें, क्योंकि एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे भी Z से इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन हमें क्यों टेंशन लेनी, 3 के कोरस्पॉन्डिंग तो दिया ही नहीं है ना इसमें कोई, तो हमारा आंसर C है। तो होपफुली आप समझ गए, और इस तरह से ये हमने पेपर अब डिस्कस कर दिया है। मुझे लगता है आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। पेपर बहुत अच्छा था और आपने बहुत अच्छा सीखा। थैंक यू।